ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज के प्रोग्राम में के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारत किस तरह से दीगर मुल्कों में जाकर वहाँ पे किराए के कातलों के ज़रिए टारगेट किलिंग्स करा रहा है। पाकिस्तान में भी कल एक हलाकत हुई है जिसका इल्ज़ाम भारत पर आ रहा है, इसको हम तफसील से देखेंगे। लेकिन शुरू करते हैं मुल्क की थोड़ी जो माशी सूरत हाल है उससे। हम जानते हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन लेकर कल से पाकिस्तान में है। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग्स हुई हैं, बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं, बहुत उससे कुछ लोग पुरुमीद भी हो रहे हैं कि शायद इस बार जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात हम सुन रहे हैं पिछले 5 साल से, शायद वो मटीरियलाइज हो जाए। ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में है और वो कह रहे हैं कि IMF से बातचीत अच्छी जा रही है, हमें एक और कर्ज़ मिलने का वहाँ से भी एक आसरा है। तो जो मुल्क में मायूसी है, महंगाई है, परेशानियाँ हैं, कारोबार ठप है, थोड़ी सी कहीं से कोई उम्मीद की किरण आ रही है कि शायद दोस्त ममालिक मदद कर लें, IMF मदद करे तो हम इस गाड़ी को, अपनी मईशत को दोबारा पटड़ी पे चढ़ा सकें। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसका जो एलामिया आया उसमें भी हमने देखा कि मईशत का बड़ा जिक्र है। अब तकरीबन ये बात सब मानते हैं कि अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है, मजबूत रहना है, तो सिर्फ फ़ौजी लिहाज से नहीं लेकिन मुआशी लिहाज से भी होना है। इस एलामिया में इसका बहुत ही वाज़े इंडिया भी मिल रहा है। CPEC की इसमें बात है। हम जानते हैं कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं चाइनीज़ स्टाफ को, उस हवाले से भी फ़ौज ने कहा है कि इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मुल्क आगे बढ़ा है और ये जो सऊदी डेलीगेशन का विज़िट है इससे हम क्या तवक्को कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से यूसुफ नज़र साहब, पहले भी में आते रहे हैं, इक़्तिसादी सियासी माहिर हैं। यूसुफ साहब, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से ज़ाहिर है कि ये न्यूज़ डोमिनेट कर रही है हमारे मुल्क में। थोड़ा सा ये बताएंगे कि हमने माजी में भी काफ़ी सुना है कि आपको याद होगा वो जो निगरान वज़ीर आज़म थे उन्होंने क्या कहा था, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि अगले 2 से 5 सालों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी सऊदी अरब की जानिब से। ज़ाहिर है कोई पहली बार हमने नहीं ये सुना, मतलब जो अमाउंट है वो थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है। इस बार भी सेम यही अमाउंट और 5 साल जी, अभी वही बात दोहराई जा रही है। 5 बिलियन सालाना की बात हो रही है, जिसमें से 2 बिलियन अपैरेंटली आ गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद है कि कई बार हमने एक ऑयल रिफाइनरी के बारे में भी सुना है ग्वादर में। पिछले साल 2023 में इस पे बात हुई थी कि $10 बिलियन की सऊदी ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, जब ये बात हुई थी तो सोचा था कि यार थोड़ी सी सुनी सुनाई है ये। I mean we've heard this before. डेजा वू हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फ्रेंच नहीं आती लेकिन जो आप कह रहे हैं सही है। 2019 में भी इस पे बात हुई थी PTI की हुकूमत के दौरान, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हुई थी। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर खुद ड्राइव करके उन्हें एयरपोर्ट से वहां ले गए। हाँ, और मिलनी तो रिफाइनरी थी लेकिन फिर कोई घड़ी का मसला हो गया था, घड़ी भी चली गई। बहरहाल लेकिन वो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है जामनगर में हो गई, रिलायंस इंडिया चले गए, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी में गालिबन चली गई। तो यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ हैं। सर ये बताएं कि अभी जो बातें हुई हैं उसमें ज़ाहिर है कि जिस तरह अभी ज़रार ने भी कहा और शायद ऑयल रिफाइनरी की भी बात हो रही है, लेकिन माइनिंग का काफ़ी जिक्र आ रहा है, रेकोडेक का जिक्र आ रहा है, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब बातें तो काफ़ी बड़ी। टूरिज्म। तो ज़रा सा ये बताएंगे कि इस दफ़ा हम उम्मीदें बांधें? अब कुछ सिचुएशन डिफरेंट है, SIFC भी बन चुका है, शायद उससे ये इशारे हैं कि काफ़ी मुतासर, यानी हमारी उम्मीदें कितनी रियलिस्टिक हैं और सऊदी और खलीजी दोस्तों की जेब कितनी हकीकी है। शुक्रिया आप सब हज़रात का। मेरा दिल तो ये चाहता है कि आपको मैं उम्मीद दिलाऊं, लेकिन मेरी अकल आड़े आ जाती है। मुझे लग रहा है उम्मीदों पे पानी फेरेंगे। बताएं। तो अर्ज ये है कि जब क्राउन प्रिंस 2019 में आए थे तो $20 बिलियन के MOU साइन हुए थे, जिसमें ये कहा गया था कि $10 बिलियन जो हैं वो रिफाइनरी के लिए होंगे। मेरे ख्याल से ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कुछ भी मटीरियलाइज नहीं हुआ था। एक और चीज़ 2023 के अवाइल में, मेरे ख्याल से जनवरी में ये हुआ था, एक फ्लड्स के हवाले से एक डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमें ये बताया गया था कि डोनर्स ने कोई $10 बिलियन प्लेज किए हैं। वो रकम तो नहीं आई, लेकिन जनवरी फरवरी में जब के बाद
जून 2023 में ये नौबत आ गई कि हम तकरीबन जो है बैंक करप्सी के करीब आ गए थे। तो फिर जून के आखिर में IMF ने हमें $3 बिलियन की हंगामी इमदाद दी थी। उस हंगामी इमदाद के ऐलान के बाद इम्पॉर्टेंट बात यह कि IMF के ऐलान के बाद जो है अनाउंसमेंट के सऊदी अरब ने हमें $2 बिलियन की डिपॉजिट दिया था, जो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। तो और अब आज की तरफ आइए, जो सूरत हाल ये है कि सऊदी वजीर खारजा ने कहा है कि वो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और वो समझते हैं कि सिग्निफिकेंट तरीके से सऊदी अरब जो है वो आगे बढ़ सकता है, इसलिए कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं वो इम्प्रेस्ड हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि अभी कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं है और ना ही इस बात का इंदिया दिया गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई कमिटमेंट दिया है। इसका ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी अखबारात में या पाकिस्तानी मीडिया से आ रहा है कि शायद रिकॉर्डिंग में $1 बिलियन का हो जाए, शायद किसी और डैम में मिल जाए। तो पहली बात ये कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर $5 बिलियन मटीरियलाइज हो भी जाए, लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, ये हो भी जाए, तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोजेक्ट 8 जो है ये फॉरन मटीरियलाइज आमतौर पे नहीं होती। और जस्ट टू पुट दिस $5 बिलियन अमाउंट इन कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान में जो हुकूमती कर्ज़ों की जो सूरत हाल है, जो हमारा माली साल जो चल रहा है उसके पहले 8 महीनों में हमारे कर्जों में $2 बिलियन अ मंथ के हिसाब से जो है इजाफा हो रहा है, यानी $16 बिलियन। जी, $2 बिलियन अ मंथ इजाफा हो। तो इसके लिए जो फिगर्स हैं एग्जैक्ट यकीनन आप भी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो टोटल इंडेटेडनेस है वो कोई $250 अरब से भी ज्यादा है। तो बैरूनी जो है कर्जे हैं उनको अदा करने के लिए हमें अगले माली साल में, सिर्फ बैरूनी कर्जों की बात कर रहा हूँ, $24 बिलियन की जरूरत है। तो अगर आप इन सारे हमारे पास सर एक तो ये कि जो आप फिगर दे रहे हैं इसका मतलब है कि तकरीबन GDP का 80% के बराबर हम मकरूज हो चुके हैं। दूसरे ये जो आप $24 बिलियन की इत्तला दे रहे हैं उसमें वजारत ख़जाना ने कहा जी कि $10 बिलियन तो अदा हो चुके हैं, बाकी रह गए $14 बिलियन, तो उसमें से कुछ रोल ओवर हो जाएंगे और हमें जून तक सिर्फ $5 बिलियन देने होंगे। कुछ सांस मिल जाएगा, मिल सकता है। मैं तो अगले माली साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस माली साल की नहीं। हाँ, ये रोल ओवर पे बहुत डिपेंड करता है कि इसमें देखिए चाइना से कोई $8 बिलियन हैं, सऊदी अरब से 5 हैं, UAE से 2 हैं। तो आप कह सकते हैं कि जी इतना तो अगर वो रोल ओवर कर देंगे, फैसिलिटीज़ विड्रॉ नहीं करेंगे तो उसका इंतज़ाम हो जाएगा। मसला ये भी है कि ये तो सिर्फ एक्सटर्नल डेट की बात है। चलें हम उसको कुछ खींच सांस के उससे भी हो भी सकता है, IMF से ही मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है IMF का, या आप बैरूनी जो हैं और रिपोर्ट्स देख लें, चाहे वो फिच की हो या मोडी की, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसका इंतज़ाम हो गया है। ये यकीनन हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो ये कहते रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा कि ये इतना आसान जो है पाकिस्तान के लिए मरहला नहीं होता। यकीनन मैं ये कहूँगा कि 2023 के मुकाबले में आज की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जिस रफ्तार से हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं वो बहुत तशवीशनाक है। और उसमें $5 बिलियन की रकम जो है, जो ओवरऑल जो पिक्चर बनती है, इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपसे एक थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा हूँ। ये जो आपने कहा है कि $2 बिलियन माहाना के हिसाब से हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, तो ये आप डिवैल्यूएशन के हवाले से कर रहे हैं, पाकिस्तान रुपये और डॉलर का जो सिलसिला है उसका है, या हम
अपने अखराजात चलाने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं? देखिए, आपका जो अंदरूनी कर्जे हैं जून 2023 के अवाखिर में कोई 39 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा था, ठीक है ना। तो हम डिवैल्यूएशन की बात तो अलग कर सकते हैं, लेकिन ये तो मैं सिर्फ आपके अंदरूनी कर्जों की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो है, अब जो सूरत हाल है लेटेस्ट जो मेरे पास अवेलेबल है फरवरी के आखिर में, वो अबाउट 43 ट्रिलियन रुपीस हैं। तो जी तकरीबन 3.5 ट्रिलियन का इजाफा तो तकरीबन इन 8 महीने में हो गया है। तो इसका जो है डिवैल्यूएशन से कोई ताल्लुक है नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है फॉरेन उसका इंडेटेडनेस का, मैं सिर्फ डॉलर टर्म्स में बता देता हूँ। हमारे जो कर्जे थे जून 2023 में वो थे 94.9 बिलियन डॉलर्स। लेटेस्ट जो एस्टिमेट है वो 99.7 बिलियन डॉलर्स का है। तो क्लियरली इन आदाद शुमार से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वैसे भी जो है जून से लेके अभी तक जो है वो डिवैल्यूएशन जो है वो कोई उसमें अच्छा, बरादर इस्लामी ममालिक को देने के लिए हमारे पास क्या बचा है? माफ कीजिएगा, मैं सवाल नहीं समझ रहा आपके। आई थिंक एक तरह से तो इससे पहले मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आई मीन ये तो हम जानते हैं, हम कई सालों से बल्कि दिहाइयों से देख रहे हैं कि प्लेजेस होती हैं वो मटीरियलाइज नहीं होती। चलिए क्लाइमेट चेंज को अभी छोड़ देते हैं, MOU साइन होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट नहीं लगते। तो अगर हम सिर्फ सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात करें, और मैं मान रहा हूँ कि जो डेट की सिचुएशन है उसको एक सेकंड के लिए हम साइड पर रखते हैं, ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, क्या रुकावटें हैं? जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें हम ग्वादर की रिफाइनरी की मिसाल लें। अच्छा, रिफाइनरी वो इंडिया में भी लगाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में लगाते हैं। यहाँ लगाने में क्या इशू है? क्या इशू उनकी तरफ से है या हमारे में हमारी कोई गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, और अगर हमारी हैं तो वो क्या है यूसुफ साहब? देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो तो कमर्शियल मेरिट की बुनियादी पे लगता है। चूंकि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बरादराना हैं, तो यकीनन वो कोशिश करते हैं कि अगर वो हमें एकोमोडेट कर सकें तो कर लें। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि उनकी तमाम तर नेक ख्वाहिशात और इंटेंशंस के बावजूद वो ये नहीं कर पाए हैं। वो उसकी वजह जो है वो ये है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम ऐसे वायबल प्रोजेक्ट्स को आगे बनाने में जो हमें काम करना चाहिए वो नाकाम रहे हैं। इसकी शिकायत सिर्फ सऊदी अरब से नहीं, आपको पता है कि चीन से भी हुई है कि वो कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि जी बस चीनी आएंगे, ये सऊदी अरब आएंगे, वो प्रोजेक्ट में पैसा लगा देंगे। दुनिया में काम ऐसे नहीं होते हैं। देयर इज नो फ्री लंच। तो अगर हमें ये देखना पड़ता है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब जहाँ तक रिफाइनरी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि मेरी इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब को पाकिस्तान में रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग की बात जो है वो अलग है, इसलिए कि ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, इसमें जो है उनका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप किस टर्म्स में कैसे करते हैं। और ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़ौरन जो है वो हो जाए। जहाँ तक ताल्लुक है डैम लगाने का, डैम अगेन इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो अगर सवाल ये है कि क्या इन बातों से पाकिस्तान की जो शॉर्ट टर्म जो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसमें कोई मटेरियल जो है कोई फर्क पड़ेगा, मेरा जवाब नफी में होगा। हमने एक वक्फा लेना है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रिको डेक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा और जानना करूँगा कि यार आखिरकार क्या करना पड़ेगा आपको इस चीज़ को वाहेबल बनाने में ताकि इंटरेस्ट हो और इस पर कम से कम प्रोजेक्ट लगे, बेशक वो लॉन्ग टर्म भी हो। एक वक्फा लेना। वेलकम बैक। अच्छा यूसुफ साहब, हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होती है अगर आए तो इसके फल थोड़े लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 साल में नहीं मिलेंगे। लेकिन रुकावट क्या है? अब आपने रिफाइनरी की बात की, चले वो हमारी समझ में आती है। रिको डेक का आपने जिक्र किया और इसमें भी हम बार बार सुनते आते हैं कि जी इसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है, कुछ मटीरियलाइज नहीं होता। तो आजकल आप देखो पता है, पहले वन विंडो ऑपरेशन की बात की जाती थी, आजकल SIFC की बात की जा रही है और सऊदी वजीर खारजा ने भी कहा है कि वो बड़े इम्प्रेस्ड हैं। तो क्या आपकी नज़र में SIFC के ज़रिए ये जो हर्डल्स हैं, ये जो रोड ब्लॉक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, वो कुछ हद तक हटाए जा सकते हैं?
देखिए, लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। ये पिछले साल अगस्त की बात है कि बैरिक गोल्ड ने कहा था कि अगर सऊदी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको कोई इतराज़ नहीं होगा। ये बात अहम थी कि इसलिए कि आपको पता है कि रेकोडेक प्रोजेक्ट में बैरिक गोल्ड जो दुनिया की जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, तो उन्होंने कहा था हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको अभी तक जो है हम आगे तक नहीं उसको बढ़ा पाए। बात को क्यों नहीं बढ़ा पाए ये मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए कि ये बात जो है नेगोशिएशंस इस पे शायद हुए हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इसी अरसे में पिछले साल में सऊदी अरब ने ब्राज़ील की एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी, सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी वाले जो कहलाती है, उसमें जो है उन्होंने 10% स्टेक किया है। तो क्या वजह है? और जो बैरिक गोल्ड है उनके भी सऊदी जो हुकूमत है उनसे ताल्लुकात हैं, इसलिए कि उनका सऊदी अरब में जॉइंट वेंचर भी है, तो वो पाकिस्तान में नहीं कर पाए हैं। इसकी क्या वजूहत है? ये बात जो है पिछले साल जो है तकरीबन 1 साल हो गया इस बात को चलते हुए। अब जो वजीर आए हैं फिर ये खबर चल गई है और इसको अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अरब मीडिया भी जो पाकिस्तान के स्टेट मीडिया के हवाले से कर रहा है। तो इसमें कहाँ तक जो है ये गुड न्यूज़ वाला देने का आंसर है, कहाँ तक इसकी हकीकत है, ये मेरे ख्याल से वक्त ही बताएगा। और मैं यही फिर कहूँगा कि हमें जो अपनी ये समझना कि खाली एक SIFC बनाने से हम इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर लेंगे, ये थोड़ी सी इसमें मुझे मासूमियत लगती है। इसलिए कि इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली अप्रूवल जो है वो काफ़ी नहीं होता। लोकल कंडीशंस हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज है, एनर्जी के मसाइल हैं, सप्लाई ऑफ एनर्जी, अमनो आमा, ये सारी बातें जो है होती हैं। तो हमें इसको पूरा एक टोटल व्यू मतलब लेना चाहिए और ईमानदारी से इस पे मेरे ख्याल से डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये लगता है कि जब भी कोई बाहर से कोई सीनियर आता है तो बहुत ज़्यादा उसका जो है किया जाता है शोर कि हाँ भाई वो आ गए, अब हालात ठीक हो जाएंगे, ये इमदाद आ जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कोई इस बात पे नहीं है कि हम जो है उसको अप्रूवल में, देखिए ना, आज अगर सऊदी अरब करना चाहे तो फौरन जो है SIFC तो अप्रूवल दे देगी, तो ये तो पहले भी हो सकता था, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? तो मसला मेरे ख्याल से सर ऐसा कह सकते हैं ना कि अभी वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, वो अपना जहन बना लें, तो फिर हम तो कह रहे हैं कि जी हमारे आप आ जाएं। और कई दफा विंडो शॉपिंग की है, ये कोई नई बात नहीं है। यूसुफ नजर साहब, शॉपिंग तो आपको पता है, खुद ही कह चुके 5 साल से हो रही है जी। अच्छा यूसुफ नजर साहब, जो मोटे मोटे चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी खलीजी ममालिक उनमें पैसा लगा चुके हैं। मसलन पाकिस्तान का जो स्काई है वो सारा गल्फ़ की जो एयरलाइंस वगैरह हैं उनके हाथ में है। हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। खलीजी बैंक जो पाकिस्तान में हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं और मुसलसल हैं। हम क्राइसिस में सही, लेकिन बैंकिंग सेक्टर आपको पता है कितना प्रॉफिट में है। हमारे पास रेकोडेक का है कि वो फंसा हुआ है, हम विलिंग हैं, या मामला कहाँ फंसा है वो आपने जिक्र कर दिया। स्टील मिल का हाथी है, उसे कोई घास डालने को तैयार नहीं है। PIA जो है वो कह रहे हैं हमें PIA भी दो और ऊपर से 100 रुपये भी दो। तो इस तरह का जो लेवल है, तो अब हमारे पास जो इन्वेस्टर हैं उसको रिझाने के लिए है क्या? देखिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जिसका आपने नाम लिया, अगर हम कुछ इसको बेच भी दें, इसमें स्टेक्स बात होती है, तो आपके पास कुछ बिलियन डॉलर तो आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि उससे काम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन कितना 500-600 मिलियन डॉलर के है। तो ये तो सूरत हाल है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो इन्वेस्टर्स जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकते हैं और कौन हो सकता है उनको आगे लाने की कोशिश करें। मैं फिर यही अर्ज करूंगा, वो ये कि जो मैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूं पाकिस्तान में वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, और उसका जो सोर्स है वो मैं गल्फ
जो हुकूमतें हैं उसमें नहीं देखता। इसमें जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो हैं, या फिर आप आईटी को ले लें, आईटी में बहुत बड़ी इस वक्त जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं दुनिया में, उसमें आईटी की मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी अहमियत है। तो उसमें सऊदी अरब जो है वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आती। इसलिए कि जो आईटी के इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो जो वेल नोन कंपनीज हैं, अभी रिसेंटली भी पिछले 5-6 वर्षों में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, वियतनाम में किए हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज ने की हैं। इसलिए कि जो उनकी पावर है, जो उनके पास जो वॉलेट है और जो एक्सपर्टीज है, वो दुनिया में बहुत कम जो है वो लोगों के पास है। मतलब आप, मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है कोरिया की, जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन है ताइवान की, या फिर इंटेल है अमेरिकन। तो ये जो सारी कंपनीज जो हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, शायद इसलिए कि हम समझते हैं कि वी डोंट हैव मच टू ऑफर। और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ सऊदी अरब और चीन ही जो है इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। लेकिन इस उम्मीद में जो देखने वाली बात है और जो सोचने वाली बात है कि हम सऊदी अरब से और चाइना से भी कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। सीबेक में भी जो हमारे पास एनर्जी सेक्टर में चीजें आई थी वो लोन्स की सूरत में आई थी। सऊदी अरब से भी जो हमारे पास $5 बिलियन का डिपॉजिट पड़ा हुआ है स्टेट बैंक में, ये एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो टफ क्वेश्चन जो हैं, जो मैं समझता हूँ कि टफ फैक्ट्स भी हैं, उस पे ज्यादा सोचने की जरूरत है, डिस्कशन करने की जरूरत है, बराए इसके कि हम हर साल या 2 साल के बाद। ठीक है यूसुफ नजर साहब, आपकी बिल्कुल आपकी बात आ गई। इट्स अ डैम्पर, मतलब अब जो जहाँ हैं सो हैं हम, लेकिन साथ ही उन्होंने तजवीज़ भी किया कि और कौन सी फील्ड है जिसमें हम फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। वेलकम बैक। आपको शायद याद हो कि 2019 में मकबूजा कश्मीर में एक जगह है पुलवामा, वहाँ पे एक दहशतगर्द कार्रवाई हुई थी जिसमें भारत के 40 नीम फौजी हलाक हुए थे। उस वक्त अजीत डोवाल आज की तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के लिए जो डायरेक्टर थे वो थे समंत कुमार गोयल। समंत कुमार गोयल जो हैं वो अभी पिछले साल कुछ महीने पहले रिटायर हुए हैं। ये रॉ की तारीख़ में पहले सरबराह हैं जिन्हें 2 दफ़ा मोदी ने एक्सटेंशन दी। इन दोनों ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई कि अब जो भी हमें मतलूब हैं उनके लिए हम इंटरनेशनल लॉ का तो खैर सहारा लेंगे, लेकिन अपने तौर पे भी उनसे निपटने की कोशिश करेंगे। तो 2019 के बाद जो पॉलिसी है मस्कुलर नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, उसका मुजाहरा करने की कोशिश की गई। बरतानी अखबार गार्जियन में आपने रिपोर्ट पढ़ ली होगी पिछले हफ्ते, और उन्होंने किस तरह कहा कि टारगेट बेसिकली मोदी हुकूमत का 2 फरीक हैं, एक तो खालिस्तान के जो साबिक मिलिटेंट हैं वो, और दूसरे जो कश्मीर के जो हैं जहादी, वो जहाँ भी हों उनसे निपटा जाए। ताज़ा तरीन जो है 3 दिन पहले लाहौर के इस्लामपुरा में एक कत्ल हुआ है। सरबजीत सिंह जो इंडिया के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थे, उन्हें सज़ाए मौत भी हो गई थी, और जिन 2 अफराद ने सरबजीत सिंह को जेल में मारा था उनमें से एक सरफराज तांबा के घर पे कातलाना हमला हुआ। ये ख़बर भी आपके सामने होगी। हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सरबराह आमिर राना। हम उनसे अक्सर अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया पे तो बात करते रहते हैं। आमिर राना साहब, ये बताइए कि एक तो आपने भी गार्जियन की रिपोर्ट पढ़ी होगी और आपको ये भी पता होगा कि कनाडा से लेके पाकिस्तान तक जो कार्रवाइयाँ हैं घुस के मारने की, उन पे अमल दरामद भी हो रहा है। तो ये जो शौक़ है या ये ज़रूरत है, ये किस तरह जो है इन हालात में आप देखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको लेजिटिमेसी कितनी है आपकी स्टेट की और आपकी गवर्नमेंट की इंटरनेशनली, और जाहिर है कि वो ड्राइव होती है कि आपके इकोनॉमिक पार्ट से और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप से। तो हमने देखा है पिछले 15 साल के अंदर जो इंडिया की स्ट्रेटजिक पार भी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।
और उसके जो रिलेशनशिप है वहाँ से डीप है, यूएस से लेके यूरोप तक। तो उसमें बहुत सारे जो है उसमें एडवेंचर आप कर सकते हैं, और बहुत सारी वायलेशन जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स की और लॉज की वो की जा सकती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यूएस खुद जो है इसका मर्तकब होता रहा है हिस्ट्री में। आपके इल्म के अंदर है कि लैटिन अमेरिका से लेके ईस्ट एशिया तक। तो मेरा ख्याल है कि कोई नया मॉडल नहीं है जिसको इंडिया ने जो अप्लाई करने की कोशिश की है। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ उसका ज़्यादा ताल्लुक है, और तो उसमें उसने उस जो ताल्लुकात का भरपूर फ़ायदा उठाया। और पाकिस्तान के केस के अंदर सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने बरमला उसका इजहार भी किया है कि बिल्कुल बहुत सारी जो इस तरह की जो बकौल उनके के एंटी। आमिर, आप एक मिनट रुकिएगा, हम आपको अपने ऑडियंस को सुनवा भी देते हैं कि उनके जो होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो वो क्या कहते हैं। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और ये ताकत है भारत की। जो गार्डियन की भी रिपोर्ट थी और उन्होंने काफ़ी डिटेल वर्क किया उसमें उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि पिछले 3 साल में 20 टारगेट्स को, और उन्होंने कहा कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं रॉ के, ये यूएई में हैं, वहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमने इस तरह का इतना कंसर्टेड एक एफर्ट देखा है। कितना सीरियस है ये पाकिस्तान के लिए? रिपोर्ट में आई थी इस तरह के पाकिस्तानी मीडिया में भी और दबे लफ्ज़ों में इंटरनेशनल मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं, और लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना कभी इसका इतराफ़ किया गया और ना इनकार किया गया। जाहिर है कि उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि पाकिस्तान जो है पिछले कुछ सालों में बहुत सारे चैलेंजेस का उसको सामना था, और सबसे बड़ा चैलेंज था उसको फैटफ का, और उससे निकलना था। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी कंपल्शन थी कि उसने इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें होती रहीं उसको इग्नोर करते रहे हैं। और जाहिर है कि उसकी एक वजह थी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पोजीशन है और उसकी जो स्टैंडिंग थी, कमिटमेंट्स थी, वो बहुत सारे फैक्टर्स जिसके अंदर मैटर कर रहे थे। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद मेरा ख्याल है कि जो बहुत सीरियसली इसको लिया गया होगा। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इस वक्त आपकी चैलेंज हो गई है लेजिटिमेसी, और इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को मारा जा रहा है जो इंडिया के अंदर किसी ना किसी सूरत के अंदर मुलविस रहे हैं। हमारे लिए तो आमिर से आप इस बात मीडिया से आगे बढ़ गई है। अब तो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ करना है जो कर लो, हम घुस के मारेंगे। डायरेक्ट है ना ये। इसका ये गुफ्तगू जो है ब्रेक के बाद जारी रहेगी, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर राना साहब, हमें कुलभूषण यादव याद है, और जब वो पकड़ा गया वो यकीनन एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस कू था, या कम से कम काउंटर इंटेलिजेंस कू था पाकिस्तान के लिए, और पूरी एक नेटवर्क जो थी जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रही थी पाकिस्तान में, उसको पकड़ा गया, उसको एक्सपोज किया गया। लेकिन ये अब होगी माजी की बात। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि पूरी गार्डियन की रिपोर्ट में जो मिसालें दी गई हैं कि किस तरह ये असैसिनेशन नेटवर्क ऑपरेट कर रही है। कहीं कोई सहाफ़ी बन के कह रहा है कि जी हम आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, फिर उसको इस तरह टारगेट किया जा रहा है। कहीं लोकल असैसिन्स को हायर किया जा रहा है। मतलब कि जितनी ऑडेसिटी के साथ, जितनी खुल के ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और जितना वसी ये नेटवर्क है, सवाल मेरा आपसे ये है कि बिल्कुल आपकी बात मैं समझता हूँ कि हम कहीं और फंसे हुए थे, अभी भी हम कई महाजों पर लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की इंटेलिजेंस नेटवर्क को उखाड़ना जो इस्टेब्लिश हुई है, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान की अपनी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए? देखिए, चैलेंज तो बहरहाल है कि इधर से भी कोई प्लान तैयार हो रहा, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है या उसको डिले
जाहिर है कि ये पूरी पाकिस्तान की कोई नई नहीं है कि एक दूसरे की सरजमीन के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, उसको कभी भी एक दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा यूनिक बात यही है, जिसकी तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, आपने स्टेटमेंट भी आपने जो चलाया कि इस दफ़ा बरमला उसका इजहार किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान को इसको डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरीके से इसको उठाया नहीं गया जिस वक्त ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा, यूएस के अंदर उठाया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने उस आवाज़ में जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी की आवाज़ थी, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की आवाज़ थी, जो लेजिटिमेट फोरम्स की आवाज़ थी, उसके साथ आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलाई, अवॉइड करने की कोशिश की गई। अभी भी वक्त है। पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो पूरी हमारी लीड है और हुकूमत है, उसका अभी तक तो एप्टीट्यूड यही है कि वो जो भी थ्रेट पाकिस्तान को आता है इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी हमने देखा है कि टीटीपी के मामले में क्या हुआ, ईरान के मामले में क्या हुआ अभी, लेकिन इंडिया के मामले में मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सोच विचार चल रही है। उसकी कंस्ट्रेंट्स को शायद रिव्यू किया जा रहा है कि किस किस्म की होगी, लेकिन इससे जाहिर है कि इंडिया का हौसला बढ़ेगा, खासतौर के ऊपर जब वहाँ पे इलेक्शन भी चल रहे हैं। एक आधी कार्रवाई और कामयाब हो गई तो जाहिर है कि जो बीजेपी की पॉपुलैरिटी जाहिर है इतनी तो नहीं गिरी, लेकिन उसको डैमेज हो सकता है और ख़ास तौर के पर नॉर्थ पार्ट के अंदर तो उसको खासी लेजिटिमिटी भी मिलेगी, लेजिटिमेसी भी मिलेगी और उसको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। सारे बहुत सारे टेक्स्ट हैं पाकिस्तान को उसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन आम बात यही है कि पाकिस्तान के पास जो इसका बेहतर मॉरल और लीगल जो इसका रिस्पॉन्स है, तो इसको बहुत ही वाज़े अंदाज में और भरपूर अंदाज में इसको उठाना चाहिए था और उठाना चाहिए। और हर जगह पे जैसे हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान बात करता है कुछ इश्यूज़ की और ख़ास तौर के ऊपर कश्मीर की, तो जहाँ पे भी ये बात हो तो इसको बहुत ही हाईलाइट करना चाहिए। और ये एक इतनी बड़ा एक इशू है और पाकिस्तान के हाथ में मेरा ख्याल है कि टूल है कि बहुत सारे चीज़ों को आमिर साहब, कनाडा ने तो बहुत शोर मचाया, पूरे वेस्ट को उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की। तो अगर कनाडा ये काम नहीं कर सका तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं? देखिए, इसके अलावा चॉइस जो है, अगर आप वो तो सारी कवर्ड किस्म की ऑप्शंस होती हैं जिसकी तरफ मैंने भी इशारा किया और शायद वो किसी सतह के ऊपर उसको कंसीडर भी किया जा रहा हो, लेकिन दुनिया के अंदर जो है वो तो आप देखा जाता है कि आपका स्टेट के तौर पे रिस्पांस किया और जिम्मेदाराना स्टेट के तौर पे रिस्पांस किया है। जिस वक्त कनाडा ने आवाज़ उठाई, बावजूद के कनाडा के और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो भी इतने कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को वो एक बहुत अच्छा मौका था कि इस बात को बार बार उठाते और उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते, लेकिन बहुत इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, शायद उसकी वजह से उसने नहीं किया। मौका भी है। इसके अलावा दो ही ऑप्शंस हैं, एक जिसको हम बरमला उसका इजहार नहीं कर सकते, दूसरा यही है उसको इफेक्टिवली जो है हर एक के ऊपर उठाया जाए। ठीक हो गया आमिर राना साहब, आपकी बात क्लियर हो गई कि देखें, कोवर्ट इंटेलिजेंस कार्रवाई अगर हमारे मुल्क है तो हमें भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करना होता है या उसका तदारुक करना होगा, लेकिन उसके लिए उस पर तवज्जो होना ज़रूरी है। अगर तवज्जो कहीं और होगी, कई तो जगह में होगी, एक जगह में अगर तवज्जो इंटरनली ज्यादा होगी, एक्सटर्नली कम होगी, असल काम पे अगर तवज्जो हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी से पीछे। इसके नताइज तो आपके सामने है ना। हाँ, तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। 90s में तो छाए हुए थे ना जी, 90s वो एक अलग, बिल्कुल ही अलग दौर था, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल गया है जिसके हम नताइज देख रहे हैं। हमें यहीं इजाज़त दीजिए, कल आपके सामने फिर हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।